तो चलो अपन ने शुरुआत कर दी थी कक्षा 9th और 9th में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और जो शौर्य परंपरा है हमारी वो, और उसमें पढ़ने शुरुआत की थी क्रांति की। और क्रांति में अपन को यहाँ से पढ़ना था। ठीक है, कल पढ़ चुके थे, उसके जस्ट आगे वाली बात अपन को पढ़नी है। देखो इसमें कहाँ से है, यहीं से बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आते ही एकदम गलत होने वाला क्वेश्चन। यहाँ लिखा अगले ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में 20 रियासतें थी। वैसे अपन कितने पढ़ते हैं, 19, वो याद है अपन को। आज एक अनोखी चीज पढ़ रहे हैं और वो है हमारी 20 रियासतें थी। 20 में से 17 राजपूत, 2 जाट, 1 मुस्लिम। अब आप सोचेंगे सर वो यादव वाली कहाँ गई, 19वीं शताब्दी के आरंभ में वो नहीं थी। समझ रहे, वो एकीकरण के समय पढ़ते हैं अपन कि 2 जाट, 1 मुस्लिम, 1 यादव और 15 जो है अपन पढ़ते हैं कौन सी, राजपूत। लेकिन यहाँ 17 याद रखनी है, 2 जाट और 1 मुस्लिम। 17 तो क्या है, राजपूत। चलो इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, तो कुछ विशेष जो इस राज्य से संबंधित थी। मतलब हम जो कल आगे का पढ़ रहे हैं उसमें शर्तें चल रही थी। कौन सी शर्तें, जो संधि की गई थी उसके तहत शर्तें, तो उनमें क्या बातें थी देखो। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। हमारे जो राजा थे उन्होंने सोचा कि हम आपसे संधि कर रहे हैं, आप ही सर्वोच्च हो, हम तो तुम्हारे तलवे चाट लेंगे, बोला। अंग्रेजी अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। राजाओं को ये कहा कि आप हो, आपके बाद आपका बेटा बनेगा, बेटा के बाद पोता बनेगा, हम स्वीकार करते हैं, ये राजाओं को कहा। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया कि बाहरी आक्रमण होगा ना तो हम बोले आपके साथ है, टेंशन मत लो। हमारे राजाओं को ये कहा अंग्रेजों ने। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय हुआ। ये तो खतरनाक था, आंतरिक हस्तक्षेप करने के लिए तो घुसाया था इसको, इसको पॉलिटिकल एजेंट को। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा क्या, केवल आके बैठेगा तुम्हारे यहाँ। भाई ये मान लो कोई दूसरी कोचिंग वाले के कि हमारा एक आदमी तुम्हारे आएगा, वो तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो क्यों आएगा है? अरे आएगा क्यों, वहां कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने ही आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, अपने क्या कि एक आदमी को यहाँ भेज दिया। ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी। विदेश नीति तो अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी, और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का। अच्छा तुम्हारे बीच में, दो के बीच में लड़ाई है ना, बोले हम पटेल बनेंगे, ये घुसने का तरीका ही तो था अंग्रेजों का। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को दे देंगे। अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो पूरे सैनिक साधन अंग्रेजों को दे देंगे। अपने वाले ठाकर साहब मान गए साहब। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियां अलग अलग थी। ये अच्छा प्रश्न है खिराज वाला। तो ये खिराज जो है सभी राज्यों अंग्रेज लेते थे, सभी राज्यों से कैसे अलग अलग, फिक्स नहीं था, एक प्रकार का टैक्स था ये। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठाओं को दी जाने वाली खिराज को आधार बनाया गया, ये याद कर लेना भाई। अंग्रेजों ने जो खिराज टैक्स लिया था उसका आधार किसको बनाया, तो मराठा जो थे उन मराठाओं की जो चोट वसूली थी, सरदेशमुखी कर थे, उन्हीं को आधार बनाया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों
का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। भाई ऐसे टैक्स देते रहेंगे तो आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। ठीक है, एजेंट जो थे वो क्या बन गए? तानाशाह बन गए, वो परेशान करने लगे इन्हें। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलरात का मतलब बलपूर्वक थोप दिए गए। अंग्रेजों ने राज्य के आर्थिक साधन पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जिसे सामर झील और मेवाड़ में अफीम पर भी क्या कर लिया इन्होंने? अपना अधिकार। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। देखो, पहले पहले एक आदमी भेजा, अब क्या भेज रहे हैं? सैनिक टुकड़ियां भेज रहे हैं। एंटर मारने का तरीका था केवल ये, जिनका खर्चा भी संबंधित राज्य को वहन। अपन को जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती सैनिक टुकड़ी भेज दी। दामोदर है, दादागिरी भी उनकी, पैसे भी हम ही दे उन्हें। भारी खिराज पर ब्याज, अच्छा कोई नहीं चुका पाए तो ब्याज और ऊपर से अन्य खर्चे भी थोप दिए। अन्य खर्चे भी, खाने पीने का खर्चा सारे दे दिए। तो राज्यों की स्थिति क्या हो गई? कमजोर। यहाँ कोई रट्टा मारने की बात नहीं, केवल समझने की बातें हैं। भाई ऐसा ऐसा हुआ था। चलिए आगे। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। सामंतों को तो कमजोर कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने अनेक कदम उठाए। अच्छा आगे देखो। यथा सामंत की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपए वसूलने का निश्चय किया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते। सामंत व्यापारी से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करने, उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंत के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्र में सामंतों के नेतृत्व में कमी आ गई। अब वे प्रभावशाली नहीं हुए। ये कह रहा है कि संधि हुई ना, इससे क्या प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों ने राजाओं का साथ दिया। पहले सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई शक्ति थी, वो शक्ति क्या हो गई? अब कमजोर हो गई। उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। दूसरी जगह जाकर बस भी नहीं सकते। इस प्रकार की कई प्रकार की पाबंदियां उन पर लगाई गई। चलिए फिर है, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं प्रश्न कि अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को हटा करके किसको शासक बनाया? तो दलपत सिंह को। अभी कल आपने पढ़ा था कि क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? वो कोटा का नहीं, सॉरी, प्रतापगढ़ का शासक तो दलपत सिंह। कोटा का तो कौन था? राम सिंह। तो यहां दलपत सिंह, ठीक है। अंग्रेज ने क्या किया कि डूंगरपुर का एक शासक था जसवंत सिंह, उसको हटा दिया। उसके स्थान पर किसको बनाया? दलपत सिंह। चलो, तो अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को बना दिया। इससे वहां की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा हो गई।
इसी प्रकार जब अंग्रेज ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को, ये प्रश्न पूछ लिया भाई, किताब में भी है, अपनी किताब में भी है, ये प्रश्न पूछ भी लिया है। अंग्रेजों के क्या किया कि जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के लोग क्रुद्ध होकर के ब्लेक की हत्या कर दी थी। ये प्रश्न जो का त्यों पूछा हुआ है, और पूछने के बाद मैंने उस किताब में ऐड किया उसको, और ये पूछा यहां से। अपन इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्रांति पढ़ रहे हैं, और क्रांति में थी ये लाइन, यहां से उठा के अगलों ने पूछ लिया। तब ये किताब पढ़ाने की नौबत आ रही है आजकल। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावे का समर्थन किया। यह प्रश्न पूछ लिया, आप जाके देख लेना, किताब चेक कर लेना कोई सी भी एग्जाम रिव्यू की। ये पूछ लिया कि अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था, तो जालिम सिंह का। मतलब वहां कौन थे, महारावल किशोर सिंह, उसके विरुद्ध वहां के फौजदार थे जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर के उठ खड़े हो गए। अलवर भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां के अवैशक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवैशक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य का प्रशासन अपने नियंत्रण में स्थापित करने का अवसर मिल जाता। बहुत तेज थे, मतलब कोई टींगरे हो तो ना, टींगरे हो, टींगरा राजा बना देता, फिर कहते हैं टींगरा शासन नहीं जानता, हम चलाएंगे शासन। उसको केवल नाम मात्र का, और खुद शासन चलाते थे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपा। ठीक है, यहां जो याद करने वाला प्रश्न था, एक तो जसवंत सिंह को उठा करके डूंगरपुर का शासक किसको बना दिया, दलपत सिंह को बनाया। एक जयपुर की राजमाता को जब पद से हटाया, अधिकार से हटाए, तो कैप्टन जो ब्लेक था उसको वाइट कर दिया एकदम। फिर कोटा में अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया, राव किशोर सिंह के स्थान पर जालिम सिंह का। ओ ठीक है, किशोर सिंह के स्थान के विरुद्ध जालिम सिंह का सपोर्ट किया उन्होंने। चलो अब आ जाओ यहां से प्रश्न, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं जो भी आपके सामने दिख रहे हैं। क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, भाई क्रांति थी तब पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कोटा का मेजर बटन, ऐसे सोच लो आपने जो कोट पहन रखा है उसके क्या लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, तो कोट के बटन हो गया, तो बटन हो गया। फिर जोधपुर का था मेक मेसन, या अपन लिखते हैं मेक मोशन, वही है ये मेक मेसन लिखा हुआ है, तो मेक मेसन है कहाँ का, जोधपुर का। और कोटा का मेजर बटन। भरतपुर का था मोरिशन, कौन सा सन, मॉरिसन, मोरी के मायने सन। जयपुर का था मेजर ईडन, इसी के नाम पर अपने यहाँ ईडन गार्डन है। फिर उदयपुर का था मेजर सावर्स, और नाम है सावर्स और सिरोही का था जेडी हॉल। सिरोही का कौन था, जेडी हॉल। सिरो खा रहे जो कम बैठ थे ओल में कहीं खा रहे जो सिरो, गाजर को खा लियो बाहर, तो गाजर को चादरी है ना। चलो तो यहां आपने देखे कुछ पॉलिटिकल एजेंट देखे हैं। तो कोटा का तो कौन था, बटन। जोधपुर का कौन है, और भरतपुर का कौन है, जयपुर का है एडन। उदयपुर का है शावर्स, और सिरोही का है जेडी हॉल। ठीक है, तो कोटा का कौन, बटन। जोधपुर का मेक मोशन, भरतपुर का मॉरिशन, जयपुर का एडन, उदयपुर का सावर्स, और सिरोही का जेडी हॉल। ठीक है जी, अब देखो क्या है। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी,
और ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। मतलब कुछ अच्छे काम भी किए देखो, जैसे कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा, इनको इन्होंने बंद किया। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटन करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति जनता में क्या उत्पन्न कर दिया? असंतोष। फिर देखिए क्या होता है। 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्य के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, क्योंकि वो हस्तक्षेप कर रहे थे हर मामले में। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदू में मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, साधु गंगा जी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण है। देखा जाए तो इनमें से दो आदमियों को हम जानते हैं, बांकीदास को और सूर्यमल मिश्रण को। साथ में दो नाम और सीखने को मिल रहे हैं अपन को, राघोदास जी और साधु गांग जी। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने के पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया। फिर है सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। ये प्रश्न खूब आता है एग्जाम में, खूब पूछा जाता है। 6 फोर छावनी, 6 फोर छावनियां, 6 छावनियां। छावनियां कितनी? 6। 6 देव कौन कौन सी है? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी। इन छावनियों में लगभग 5,000, याद रखना कितने? 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अधिकारी था। 30 अधिकारी थे अंग्रेज, और बहुत तेज थे। 30 अधिकारी अपने ऊपर कंट्रोल रखते थे, अपन में फूट डाल के राज कर रहे थे। बताओ, छावनियों में 5,000 तो सैनिक और अंग्रेज केवल 30। 30 से की नहीं लागती सल्टावाम। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो ब्रिटिश सत्ता के विरोध करे उनका क्या करे? कठोरता पूर्वक दमन करते। तो प्रैक्टिकल ऑरेंज था ना अपना एजीजी, उसने निर्देश दे दिया भाई क्रांतिकारियों को घुसने ही मत दो तुम। अब पढ़ेंगे अपन नसीराबाद में क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। देखो, ये प्रश्न खूब बार आया हुआ है कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का सूत्रपात कहां से होता है? तो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है। फिर उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फिनिटी कंपनियां की टुकड़ियां थी। ये इंपॉर्टेंट है, अपन ये पढ़ते केवल 15वीं।
जो विद्रोह 15 ने किया था, लेकिन कंपनियां दो थी, हो सकता है दोनों कंपनियां का भी पूछ ले। 15 दूना 30, तो 15 और 30। तो उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फिनिटी भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ियां तथा पहली मुंबई लार्सन के सैनिक विद्यमान थे। और किसके थे? मुंबई लार्स सैनिक कंपनी थी, उसके थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं बंगाल इन्फिनिटी के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपे भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने की तैयारी की जा रही है, अतः उसने विद्रोह किया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फिनिटी की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी, मतलब ये हथियार थे ना, उनकी रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण वहां से नसीराबाद भेज दिया, मतलब इस टुकड़ी को वहां से हटा दिया। इससे सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उन पर विश्वास अविश्वास किया जा रहा है, अतः वह सब ब्रिटिश अधिकारियों से क्या हो गए, इस साल हम विश्वासी को ने लै फेर लियो टेंट सीधे। इन सैनिकों ने बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह को संदेश को प्रसारित किया। मतलब कुछ साधु के वेश में आए थे प्रचार करने के लिए कि जो आपको एनफील्ड राइफल्स थी उसमें बोला गाय और सुअर की चर्बी है, उसको चलाने से पहले मुंह से तोड़ना पड़ता है, बोला आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट कर रहे हैं अंग्रेज, ऐसा उन्हें यहां पर बताया गया। फिर देखो, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हुई तो सेना उत्तेजना हो गई। मतलब अंग्रेजों ने ये काम चुपके चुपके किया था, इसलिए सैनिक अचानक उग्र हो गए। इसी कारण 28 मई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फिनिटी के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शास्त्रागार लूट लिए। अंग्रेज सैनिकों अधिकारियों में मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर दी। इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर एक तो स्पोटिस वुड और एक कर्नल न्यू बारी, उनको बारी बारी से काट दिया गया। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी, अंडी याद रख लीजिए, अंडी का लोगी है ना, एक तो अंडी और एक लॉक। अंडी लॉक, लॉक वही लोग अपन लगाते हैं वो लोग, और अंडी, इनके नाम ही ऐसे ही है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण लिए, कहीं नहीं मिलेगा। कि जब नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कहां शरण ली, आप लोग को तो पता ही नहीं कहां ली, तो कहां ली है? ब्यावर में। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी, अधिकारियों के बंगले के बत्ती लगा दी और चर्चों में भी आग लगा दी। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन पर विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों को के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। क्या की क्रांति फिर 4 ने सल्टाया, एक तो स्पोटिस वुड और कर्नल न्यू बारी, तो चेप दिया ना को। अरे इन लोग ने अरे आंटी ने, हाँ इनका हिली ग्रेन फोड़िया को ने आंटी फोड़ फाड़ देता। हाँ हाँ, छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने एविलम दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून को 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हुए। पासा सुझाव दी बचीड़ गए अंग्रेज आगे। तो 18, देखो इन्होंने 28 मई को क्रांति की
और 18 जून को कहाँ पहुंच गए लोग? अगर ये वास्तव में दिल्ली नहीं जाते और ये अगर अजमेर को लूटते, क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों के क्या थे, शास्त्रागार थे, हथियार थे, उनको लूटते तो क्रांति का स्वरूप ही कुछ अलग होता। एक है नीमच में क्रांति, देखो नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून, बड़ी इंपोर्टेंट डेट है, 3 जून को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगले को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए। यहां से फिर शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। ये तो अच्छा आदमी निकला शाहपुरा वाला तो है। इसके पश्चात क्रांतिकारियों ने निम्बाहेड़ा पहुंचे जहां जनता ने बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। ये भी दिल्ली पहुंच गए भाई। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा इनकी संख्या भी बढ़ गई पहुंचते पहुंचते। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौज की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर फिर से अधिकार हो गया। ठीक है, वापस अधिकार कब हुआ नीमच पर? 8 जून। देखो विद्रोह 5 दिन, ओनली 5 डे क्रांति। ठीक है, याद रखना ये वापस कभी पूछ रहे, क्योंकि देखो नसीराबाद में अपन ने कहीं नहीं पढ़ा इस किताब में कि वापस अधिकार कब हुआ। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? वापस अधिकार। ऐसी डेट यहां आ गई तो आ जाएगी साहब, नसीराबाद में 3 जून को क्रांति हुई, वापस अंग्रेजों ने कब अपने अंडर में दिया? 5 दिन बाद मिले लो, 8 जून। यहां दे रखा है इसलिए डेट आ सकती है। ठीक है, फिर तुम देखोगे मेरी तरफ, है ना? तुम, मैं समझता हूँ तुम्हारी, अभी सर्दियां हैं तो कहीं के साधनों में दिक्कत आ जाती है ना? बाकी ये पर कल देख लें।